ऑर्गेनाइजिंग का अगर आपको एकदम सिंपल मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है अरेंजिंग एवरीथिंग। हर चीज को अरेंज कर देना जो है वो ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है। जैसे होता क्या है कि जब भी आप किसी वर्क की स्टार्ट करते हैं, लाइक आज मैं बोलता हूं कि मुझे एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। किस चीज की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है? तो मैं बोलता हूँ चॉकलेट फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। तो यहां पर होता क्या है, बोलना आसान है चॉकलेट फैक्ट्री स्टार्ट करना है, बट काम बहुत सारे हैं। लाइक आपको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेल्स करवानी पड़ेगी। सेल्स कब होगी? जब बेहतर मार्केटिंग होगी। जब मार्केटिंग होगी पैसा आएगा, तो पैसे का भी हिसाब किताब रखना होगा, फाइनेंस का। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक काम जो होता है उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग यही बताता है कि हमें पूरे वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए, और ये टास्क एज अ ड्यूटी एफिशिएंट लोगों को दे देना चाहिए, क्योंकि हम सभी चीज खुद नहीं कर सकते। तो एक और बार रिपीट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग एंड grouping different activities in the organization। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना और ग्रुप करना जो होता है वो ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। जैसे एग्जांपल इसका लिया जाए, स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, एडमिनिस्टर करना भी एक काम है। उसके बाद कल्चरल देखना भी एक वर्क है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक वर्क है। तो अगर हम स्कूल चला रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा अलग अलग वर्क कौन से हैं, और उसके हिसाब से एक्टिविटीज डिसाइड करनी होगी। जैसे सारा पढ़ाने का काम टीचिंग में चला जाएगा, फीस कलेक्शन पेरेंट्स से कांटेक्ट करना एडमिन में चला जाएगा, जो भी फंक्शन होंगे कल्चरल में आ जाएंगे, और जो आना जाना है बस है या और ट्रांसपोर्टेशन है वो सब ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजिंग है। तो सवाल ये होता है कि ऑर्गेनाइजिंग करे कैसे? तो इसके अपने स्टेप्स हैं, अपने प्रोसेस हैं। जैसे ऑर्गेनाइजिंग अगर आपको करना है तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्क। आप देख लो वर्क क्या है, एंड देन डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर टास्क। पूरे वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, और इन छोटे छोटे टास्क को जॉब कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे जॉब क्या है, तो वर्क का एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो जॉब होता है। तो क्या है, अगर ये मेरा पूरा वर्क है तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटे 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 जॉब्स में डिवाइड कर दूंगा। ये मेरा सबसे पहला काम होगा। अब जब छोटे छोटे वर्क डिवाइड हो गए हैं, जॉब्स बन गए हैं, तो सेकंड वर्क होगा हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन करना। इसका मतलब ये है ऑल द जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर, हर वो काम जो एक नेचर का है, ठीक है, आर ग्रुप्ड टुगेदर, आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड डिपार्टमेंट इज फॉर्म्ड। और उसके हिसाब से क्या बना दिया जाता है? डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोलता हूँ टीचिंग एक जॉब है। अब पढ़ाना क्या क्या है, तो हमको दिख रहा है 3 सब्जेक्ट है, अकाउंट है, इको है, बीएसटी है। तो टीचिंग को हमने 3 जॉब में डिवाइड कर दिया, अकाउंट में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में। तो ये सब एक ही स्ट्रीम से रिलेट करते हैं, वो है कॉमर्स। तो हम क्या करेंगे, कॉमर्स नाम का एक डिपार्टमेंट बना देंगे। तो जब आप काम को डिवाइड करते हो फर्स्ट स्टेप में, तो जो जो काम सिमिलर होते हैं उसको मिलाकर आप एक डिपार्टमेंट बना देते हो। कभी भी याद रखना बेटा, डिपार्टमेंट 2 तरह के होते हैं। या तो आप बना सकते हो फंक्शनल नेचर में, फंक्शनल डिपार्टमेंट, या तो आप बना सकते हो डिविजनल डिपार्टमेंट। जब आप बात करते हो फंक्शनल डिपार्टमेंट की, तो इसका मतलब होता है जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड टुगेदर। ऐसे काम जो कॉमन है उनको एक साथ रख देना जो है फंक्शनल डिपार्टमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका बोलूं तो ऑल वर्क रिलेटिंग
टू सेल्स शैल बी इन, आप खुद सोचो कौन से डिपार्टमेंट में होंगे सेल्स से रिलेटेड वर्क, तो जवाब होगा सेल्स डिपार्टमेंट। और जब आप बात करते हो डिविजनल डिपार्टमेंट की, तो डिविजनल डिपार्टमेंट का मतलब होता है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो डिविजनल डिपार्टमेंट बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आप एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दे सकते हो कि मेरी जो फैक्ट्री है, मेरी जो फैक्ट्री है, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं, इस फैक्ट्री में दो चीजें बनती हैं, आइसक्रीम भी बनता है, ठीक है, और उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक अलग बनता है। तो हिसाब ऐसा होगा कि आइसक्रीम का सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, तो आइसक्रीम से सेल्स रिलेटेड सारी एक्टिविटी आइसक्रीम के सेल्स डिपार्टमेंट में होगी, और कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड जो सेल्स है वो कोल्ड ड्रिंक के सेल्स डिपार्टमेंट में होगा। तो आप ये ध्यान रखो, जब एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो फंक्शनल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स बनते हैं, और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो डिविजनल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट बनते हैं। अभी क्या हुआ, आपने वर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जो जॉब्स कहलाते हैं, जो जो काम सिमिलर था उसको मिलाकर डिपार्टमेंट बना दिया। एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो फंक्शनल, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो डिविजनल। अब आप क्या करो, जब आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, जब आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए तो अब क्या करो, अब ड्यूटी असाइन करो। किसको ड्यूटी असाइन करोगे, तो जो जो एम्प्लॉइज उस डिपार्टमेंट में है उनको आप टारगेट्स दे दो कि भाई उनको ये काम करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है तो उसको जो भी ड्यूटी असाइन की जाएगी वो कैसी होगी, किस चीज से रिलेट करेगी, तो सेल्स रिलेटेड ही होगी। तो हम ये जो ड्यूटी असाइन कर रहे हैं लोगों को, इसे बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, इसे बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो हमें लोगों को क्या करना होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन बता देना होगा कि भाई आपका ये काम है। तो अभी देखो हुआ क्या क्या है, सबसे पहले वर्क को हमने आइडेंटिफाई किया, डिवाइड किया जॉब्स में, जो जो वर्क एक जैसे थे उसको मिलाकर डिपार्टमेंट बनाया। अब डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनको हमने ड्यूटी असाइन करी और इसे जॉब डिस्क्रिप्शन देना बोलते हैं। और लास्टली अब हमें क्या करना होगा, जब हमने ड्यूटी असाइन कर ही दी है तो हमें बनाना होगा रिपोर्टिंग रिलेशन। मींस जब आप ड्यूटी असाइन करते हो, किसको असाइन कर रहे हो, अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, तो आप उसको दे रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो पूरे काम को कंप्लीट करके देगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही मैचिंग उस पर्सन को दे दो अथॉरिटी कि इतनी अथॉरिटी कि आप काम अच्छे से करो। अब जब वर्क हो जाएगा तो आप माने कौन हो, सुपीरियर हो, या आपको मैं बोल सकता हूँ डिपार्टमेंट हेड, वो आके आपको रिपोर्टिंग करेगा कि सर काम हो पाया कि नहीं हो पाया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से चलती है कि सबसे पहले वर्क को बांटो, डिपार्टमेंट बनाओ, डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनको ड्यूटी असाइन करो, उनको आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ताकि जब काम हो जाए तो आपको क्या करे, रिपोर्टिंग करे। तो रिपोर्टिंग तभी हो पाएगी जब उन लोग को पता रहे कि हम जो है, जो काम दे रहे हैं वो सुपीरियर है, और वो लोग जिन्हें काम दिया जा रहा है वो कौन है, सबऑर्डिनेट है। तो इससे क्या होगा, सबको अपना अपना स्थान और जगह पता रहेगी। इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। अब अगर आपने ऑर्गेनाइजिंग किया है तो इसके अपने सिग्निफिकेंस है, अपने इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज जो होगी वो ये होगी कि स्पेशलाइजेशन आएगी। स्पेशलाइजेशन आने का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में है या पर्सन जो है, उसको सिर्फ वही टास्क दिया जाता है जो उसे आता है, नोन है। जैसे अगर मैं बिजनेस स्टडीज का टीचर हूं तो मुझे पढ़ाने क्या दिया जाएगा, बिजनेस स्टडीज ही पढ़ाने दिया जाएगा। अब मैं बार बार जब बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगा तो मेरी उसमें आ जाएगी स्पेशलाइजेशन। तो ये सबसे पहला फायदा है, ध्यान रखो। ऑर्गेनाइजिंग में एक इंसान को सारा काम ना देकर जो जिस काम में अच्छा है उसको वही काम दिया जाता है, तो पर्सन जब बार बार उसी काम को करता है तो स्पेशलाइजेशन आ जाती है। दूसरा, वर्किंग रिलेशन में क्लैरिटी आना।
नॉर्मली क्या होता है, यहां पर क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है कि हु द अथॉरिटी इज, हु द बॉस इज। यह आपको पहले दिन ही बता दिया जाता है। यहां पर आपको बता दिया जाता है कि आपका सुपीरियर कौन है और आप किसके सबऑर्डिनेट हो, तो इससे किसी प्रकार का फिर कंफ्यूजन नहीं होता है। तीसरी चीज, क्योंकि सबका काम बटा हुआ है तो नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, काम बार बार नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा। हेंस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का क्या होगा, बेटर यूटिलाइजेशन होगा। चलिए रिपीट करते हैं। सबसे पहला क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग करने से स्पेशलाइजेशन आ रही है, क्योंकि किसी इंसान को वही काम दिया जा रहा है जो उसको आता है। दूसरा, वर्किंग रिलेशन में क्लैरिटी आती है, पता होता है सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। तीसरा, क्योंकि काम बटा हुआ है तो भाई सीधी सी बात है, वर्क का डुप्लीकेशन नहीं होगा, दो बार काम नहीं होगा, तो रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होगा। देन अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर, जिसे बिजनेस एनवायरनमेंट भी कहा जाता है, पिछला वीडियो जरूर देख लें, अगर हमारे बिजनेस पे अफेक्ट कर रहा है तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि काम बटा हुआ है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट ना आके एक पर्टिकुलर वर्क पे इफेक्ट आएगा। और क्योंकि अगर एक काम पे ही इफेक्ट आया है तो उसको अडॉप्ट करना आसान होगा। अडॉप्शन टू चेंज विल बी इजी। आराम से क्या है, जिस जगह पर बदलाव करना है आपको केवल उसी जगह पर क्या करना होगा, चेंज लाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स। अब चारों के लिए अलग अलग टीचर है। अब मान लो अभी बिजनेस स्टडीज का सिलेबस रिड्यूस हुआ, तो इफेक्ट सिर्फ किस पर आ रहा है, बिजनेस स्टडीज पर आ रहा है, तो वहां की टीचर इस चीज को आराम से हैंडल कर देंगे। तो आप ये याद रखो, काम बटा हुआ है तो असर भी आएगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे ना आके एक वर्क पे, एक डिपार्टमेंट पे आएगा, जिससे वो डील कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, जितने सिमिलर जॉब्स होते हैं उसको क्या करते हैं, हम ग्रुप कर देते हैं। किसमें ग्रुप कर देते हैं, एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हैं। अब जब हम सारे सिमिलर जॉब को एक डिपार्टमेंट में ग्रुप करते हैं तो इससे दो चीजें होती है, एक तो यूनिफॉर्मिटी आती है, और दूसरा क्योंकि सब लोग एक जैसे हैं तो हार्मनी आती है, मिलकर काम कर पाते हैं। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन करना या ऑर्गेनाइजेशन को चलाना आसान हो जाता है। लास्ट थिंग, क्योंकि इतने सारी अच्छी चीजें हो रही है, आप रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आप रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, आप चेंजेस को अडॉप्ट कर पा रहे हो। ऊपर के फायदे बता रहा हूं आपको। आप बेसिकली क्या कर पा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर पा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर पा रहे हो। तो इससे अल्टीमेट होना यही है बेटा कि आप अगर कल को बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहो या बढ़ावा देना चाहो तो आराम से बढ़ावा देना कर सकते हो या बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि आपके सभी चीजें अच्छी चल रही है। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आती है। तो आपको यही करना है बेसिकली कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंस पढ़ देने हैं। आपको मैंने सारे समझा दिए हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना एक नेटवर्क को बोलते हैं जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनता है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनता है। ठीक है। जैसे आप दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लो, जैसे आप हॉस्पिटल ले लो, मैं बिजनेस तो नहीं करूंगा पर हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन है। मेनली क्या होता है, यहाँ पे सभी को पता है किसको क्या करना है। जैसे ट्रीटमेंट का जो वर्क है वो डॉक्टर करेंगे, उनको असिस्ट करने का काम कौन करेगा, इंटर्न करेंगे। ठीक है। केयर के लिए कौन है, नर्सेस है। उसके बाद यहां पर लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस होती है। उसके बाद यहाँ पे फीस कलेक्शन के लिए अलग से काउंटर होता है।
तो यहाँ पे हर इंसान को पता है कि किसको क्या करना है, और ये एक पूरा नेटवर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी at different levels, at different levels। देखो यहाँ पे क्या है, सबके अपने अपने लेवल है ना, सब लोग अलग अलग है और सबकी जॉब पोजीशंस डिफाइंड है, तो एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन जाता है। नॉर्मली माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक होता है फंक्शनल, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब होता है व्हेन द एक्टिविटीज or job are grouped keeping in mind the functions of organization। जब ऑर्गेनाइजेशन के काम को देखकर सारे वर्क को बांटा जाता है तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल सिचुएटेड है रायपुर में, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होगी। यहाँ पे डायरेक्टर्स होंगे, डायरेक्टर के नीचे कौन आएंगे, प्रिंसिपल्स आएंगे, प्रिंसिपल आएंगे, उनके नीचे वाइस प्रिंसिपल, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडी, एचओडी के नीचे कौन आएंगे, टीचर्स। तो यहाँ पे एक स्कूल है, तो यहाँ पे काम है पढ़ाना, तो उसके हिसाब से क्या है, सबकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ डिविजनल की, तो डिविजनल का बेसिकली मतलब रहता है कि व्हेन वन और मोर प्रोडक्ट is produced, then organization structure is created for each division, एग्जाम्पल दे दो, इससे समझ आ जाएगा। अगेन स्कूल है, लेकिन अब ये स्कूल दो जगह चल रहा है, ये दुर्ग में भी चल रहा है और ये स्कूल रायपुर में भी चल रहा है। ओनर्स एक ही हैं, ठीक है, ओनर्स एक है, डायरेक्टर वही है, लेकिन क्योंकि अब स्कूल दो जगह चल रहा है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो सर्विसेज दो जगह दी जा रही है। तो अब क्या होगा, दुर्ग का स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि यहाँ के प्रिंसिपल अलग, वाइस प्रिंसिपल अलग, एचओडीज अलग, और एचओडीज के नीचे टीचर्स अलग। सिमिलरली रायपुर एक अलग डिवीजन हो जाएगा, यहाँ प्रिंसिपल अलग, वाइस प्रिंसिपल अलग, एचओडीज अलग, और एचओडी के नीचे टीचर्स अलग। तो आप एकदम आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि जब आपके यहाँ एक ही तरह का काम होता है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट अगर बनाए जाते हैं तो आपके यहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर बनता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शनल क्या है, डिविजनल क्या है, और इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। अब इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है लिमिट ऑब्लिक क्वांटम of persons which can be managed। कुछ नहीं समझ आया होगा जो मैंने बोला आपको, तो इसको आसान भाषा में बताता हूं ताकि समझ आ जाए। इसका मतलब होता है हाउ मैनी एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट कैन बी effectively managed by one manager
एक मैनेजर अपने अंडर में कितने लोगों को मैनेज कर सकता है, ये बताता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये कई बातों पे डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स पे। आप खुद अज्यूम करो, जैसे आप एक मैनेजर हो तो आप क्या कम लोग होंगे कि ज्यादा लोग होंगे, किस बात पे चीज डिपेंड करेगी? तो सबसे पहला आपकी खुद की कंपिटेंसी कितनी है। अगर आप खुद हाईली कंपिटेंट हो, मतलब आपका काम बहुत अच्छा है, तो आपका स्पैन लार्ज हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने यहां रख सकते हो। लेकिन अगर आप खुद लेस कंपिटेंट हो, नए नए हो, नए होने और कंपिटेंसी में ऐसे तो कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी मैं एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं, तो आप कम लोगों को शुरू में मैनेज करो तो अच्छा है। सिमिलरली ट्रस्ट या विश्वास की भी बात कर देते हैं। अगर आपका वर्कर पे हाई ट्रस्ट है तो आपका स्पैन लार्ज हो सकता है। लेकिन आप वर्कर पे ट्रस्ट नहीं करते, लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो आपका स्पैन स्मॉल होगा, आपका स्पैन छोटा होगा। तो ये आपको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान रखना है और इसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए रिपीट करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में। हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, वर्क को अरेंज करना। हमने ये पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है। हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे, तो एक प्रोडक्ट बनेगा तो फंक्शनल है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो डिविजनल है। देन हमने पढ़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, और आई होप आप अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ आया होगा और इसमें आपको तकलीफ नहीं गई होगी। अब चलिए आते हैं चैप्टर के अगले हिस्से पर। अभी तक आपने जो पढ़ा आप मान के चलो वो एक पार्ट था, अब आप आ जाओ अगले पार्ट पे चैप्टर के, और ये शुरू होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के टॉपिक से। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को मैं अगर एक साधारण भाषा में बोलूं तो आप बोल सकते हो इसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ वर्क, या आप ये भी कह सकते हो कि इसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी। होता क्या है बेटा, जब आप मैनेजर बनोगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा, वर्कलोड आपके ऊपर हैवी रहेगा, और स्वाभाविक सी बात है भाई, आपको सैलरी मिल रही है तो उसके हिसाब से आपको काम भी तो देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अपने वर्कलोड को ना शिफ्ट कर सकते हो। किस में शिफ्ट करोगे, तो 1 और 2 सबऑर्डिनेट आपके नीचे जो लोग आते हैं उनमें आप क्या कर दो, काम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि आप बड़ी चीजों में फोकस कर सको और आपका काम भी कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बॉस ने एक मैनेजर को कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 500 पीस बनाने की, ठीक है। तो अब मैनेजर खुद थोड़ी ना बनाएगा, इसके नीचे 2 से 3 लोग आते हैं, उनको ये कह देता है कि मुझे आप लोग 500 पीस बना के दो। अब ये लोग जब बना के देंगे तो ये मैनेजर जो है सक्सेसफुली जाके बॉस को बता देगा कि सर जैसा कि आपने कहा था आपका काम कंप्लीट हो गया। बॉस को तो काम खत्म होने से मतलब है ना, ये मतलब थोड़ी ना है कि मैनेजर ही उस चीज को करे। तो याद रखना, आपको भी अगर कहीं लॉन्ग टर्म में वर्क करना है तो आपको भी डेलीगेशन करना होगा, और ये ध्यान रखो ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी एक्टिविटी है। कोई भी इंसान एक हद तक ही बोझ सह सकता है, लोड सह सकता है, तो आपको भी अपने वर्क को दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो आप जब डेलीगेशन करने जाओगे, अपना वर्क दूसरों से बांटने जाओगे, तो इसमें 3 चीजें आपको करनी होगी। सबसे पहले तो आपको लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। सबसे पहली बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बेसिकली होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क। टास्क को कंप्लीट करने की ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल, मैं मैनेजर हूं ना, तो जैसे ही मैंने अपने सबऑर्डिनेट को बोला कि आप लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं 500 पीस बनाओ, तो ये लोग क्या है अब रिस्पॉन्सिबल हो गए, ये जिम्मेदार हो गए। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे कितने पीसेस बना के दे, 500 पीसेस बना के दे। अब बात यह है कि जब मैंने इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी तो मुझे सेकंड थिंग जो करनी होगी वो ये है कि इनको देनी होगी अथॉरिटी।
क्योंकि जब तक फैसला लेने की ताकत नहीं होगी, पावर टू टेक डिसीजन नहीं होगा, तब तक ये काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कल को 500 पीस बनाने तो उसके लायक रॉ मटेरियल भी तो लाने होंगे, तो मैं थोड़ी ना लाके दूंगा, मैंने तो इनको काम दे दिया है तो खुद परचेज कर दे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिम्बर्स कर देगी। तो हमेशा याद रखना, जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो आपको उतनी मैचिंग क्या देनी होती है, अथॉरिटी देनी होती है। अब आपने ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी दे दी, सामने वाले को डिसीजन लेने की पावर दे दी कि तुम अपने हिसाब से फैसला लो, तो अब सामने वाला पर्सन जो है, जो सब ऑर्डिनेट है, उसको काम कंप्लीट करके देना है, और इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी करना। अकाउंटेबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी का मतलब हिंदी में होता है जवाबदारी। जवाबदारी कहने का मतलब यह है कि वंस अथॉरिटी and responsibility are given, once authority and responsibility are given, the subordinate shall complete the work. Complete the work. And in case of failure to do so, he shall be answerable. जवाब भी देगा कि सर क्यों काम नहीं हो पाया, मैं इसका जवाब आपको देता हूं, इसे अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। तो इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई डेलीगेशन जो है वो 3 एलिमेंट से बनता है। सबसे पहला क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये देनी होती है। फिर उसके मैचिंग क्या देनी होती है, अथॉरिटी। जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दे देते हो तो फिर अब उसकी जिम्मेदारी है काम को खत्म करना, नहीं कर पाए तो जवाब देगा, दैट्स अकाउंटेबिलिटी। तो 3 एलिमेंट आप ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये डेलीगेशन का मेन कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। अब डेलीगेशन एक प्रिंसिपल पर चलता है जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है कि अ मैनेजर even after delegating the work to subordinate, even after delegating the work to subordinate, shall be accountable to his own superior in case of failure, and manager cannot escape from his liability। कहने का मतलब यह है कि अगर मैनेजर ने अपना वर्क आगे डेलीगेट भी कर दिया है और अगर सबऑर्डिनेट काम नहीं कर पाया तो भी मैनेजर अपनी लाइबिलिटी से एस्केप नहीं करेगा, सुपीरियर को वही जवाब देगा। जैसे एक स्कूल है, स्कूल का नाम मान लो है डीपीएस, डीपीएस से मुझे 500 या 1000 कॉपीज मिली है कि सर आप इसको चेक करके दो। मैं क्या करता हूं, इनमें से कुछ कॉपीज जो है अजय और विजय को दे देता हूं, कुछ क्या 500 कॉपी दे देता हूं। अब ये दोनों आलसी हैं, बढ़िया सो गए, कॉपी चेक नहीं करे। तो अब डीपीएस में जब कॉपी मांगी जाएगी तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अजय या विजय की गलती है, काम किसको दिया गया था, मुझे दिया गया था, तो मेरी ही जिम्मेदारी बनेगी और मैं अपनी लायबिलिटी से एस्केप नहीं कर सकता। मुझे बोलना पड़ेगा आई एम वेरी सॉरी, मैंने जिनको वर्क दिया था वो नहीं कर पाए, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है। तो समझ लो मैनेजर कभी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ेगी। अब अगर आप मैनेजर हो और आपने वर्क डेलीगेट किया है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ फायदे हैं। जैसे कि चीजों को मैनेज करना आसान हो जाता है क्योंकि आपके ऊपर खुद के ऊपर वर्क का लोड ज्यादा नहीं है, आपने तो वो शेयर कर दिया है। सेकंड, जब आप एम्प्लॉइज के साथ वर्क शेयर करते हो तो एम्प्लॉइज की भी डेवलपमेंट होती है, उनकी भी तरक्की होती है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। थर्ड थिंग, एम्प्लॉइज में मोटिवेशन होता है कि भाई हमको भी चैलेंजिंग टास्क दिया जाता है, डेली टास्क नहीं दिया जाता है।
फोर्थ इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रो होती है क्योंकि सभी का जो एफिशिएंसी लेवल है वो क्या हो गया है, इंप्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया है। देन मैनेजमेंट हायरार्की बनती है, हायरार्की मतलब लेवल बनता है, सबको पता होता है कि फिर बॉस कौन है और जूनियर कौन है, मतलब सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। लास्ट, कोऑर्डिनेशन करना आसान हो जाता है क्योंकि मैंने वर्क बांटा है तो मैंने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो मैं कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। तो ये सारे क्या है, डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस है जो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में उतना ज्यादा पूछता नहीं है पर देख कर जाना, मुझे पता है कि आप एक्सप्लेन कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अब जैसे आपने डेलीगेशन कंप्लीट किया तो अभी अथॉरिटी को आपने सिर्फ शेयर किया था, अब अथॉरिटी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आ रहा है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, ये मैंने पहले भी बताया है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑब्लिक अथॉरिटी एट टॉप लेवल। जब टॉप लेवल या ओनर ही सारी अथॉरिटी अपने पास रखता है तो इसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बिजनेस है, ये मेरा है और इस बिजनेस को मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में चला रहा हूं, तो यहाँ के जो सारे फैसले होंगे वो कौन लेगा, मैं ही लूंगा, सारे डिसीजंस मैं ही लूंगा, तो ये माना जाएगा मैं सेंट्रलाइजेशन के मॉडल पे वर्क कर रहा हूँ। सिमिलरली और बड़े लेवल पे देखो तो जैसे कंट्री देख लो, नॉर्थ कोरिया जो है वहां पर एक किंग है, किंग जोंग उन, वो जो डिसीजन लेते हैं सबको मानना पड़ता है। तो नॉर्थ कोरिया जो कंट्री है वो भी किस पर चल रही है, सेंट्रलाइजेशन पे चल रही है। तो अब इस बात को आप समझ लो कि कभी भी अगर बिजनेस या प्लेस स्मॉल होगी, छोटी होगी, तो सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। वैसे अगर लोग इनकम्पिटेंट होंगे, लोग नालायक होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, सेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। दूसरा पावर के साथ जो शब्द यूज होता है वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑब्लिक अथॉरिटी एट वेरियस लेवल्स। अलग अलग लेवल्स पे जब आप अपनी अथॉरिटी को बांट देते हैं तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो, जब मैं बिजनेस कर रहा हूं और मेरा बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अराउंड दी वर्ल्ड फैला हुआ है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ही सारे फैसले क्या करूं, लूं। तो मैं क्या करता हूं, अलग अलग लेवल्स पे पावर को या डिसीजन मेकिंग को बांट देता हूं कि जो जहां पर है वहीं पे फैसले दे दे। और इसका एग्जांपल कंट्री वाइज चाहिए तो इंडिया बेस्ट एग्जांपल है, हमारा प्यारा भारत देश। हम डिसेंट्रलाइजेशन पे चलते हैं, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी हैं, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं और सब आजाद है अपना फैसला देने के लिए। तो आप ये समझ लो और इस बात को ध्यान रखो कि जब बिजनेस या प्लेस लार्ज होती है या बड़ी होती है तो डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। सिमिलरली जब लोग बहुत कंपिटेंट है, आपको लोगों पे विश्वास है कि लोग यार जबरदस्त है, तो आप क्या करो, डिसेंट्रलाइजेशन करो। आई होप आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही समझ आ गया होगा और इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं गई होगी। अब एग्जाम में बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कोई रिलेशन है? तो आप इसको 3 पॉइंट में समझाएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है, ये क्या हो रहा है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इज द एक्सटेंशन, मतलब एडवांस फॉर्म ऑफ डेलीगेशन, इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। क्या होता है, इन डेलीगेशन we multiply अथॉरिटी विथ 2, कुछ लोगों से मल्टीप्लाई करते हैं। while in डिसेंट्रलाइजेशन, जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड विथ मैनी, बहुत सारे लोगों में क्या है, पावर का बंटवारा कर दिया जाता है। ये है पहला रिलेशनशिप कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो डेलीगेशन का क्या है, एक्सटेंशन है। दूसरा रिलेशन आप ये ध्यान रखिएगा कि डेलीगेशन
इज नेसेसरी, डेजिग्नेशन जरूरी है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। डिसेंट्रलाइजेशन जो है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है और लोग कंपिटेंट है तो ही करो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही है, ये दो रिलेशन ध्यान रखना। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन पे। बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, एक फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का, दूसरा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, और तीसरा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का। तीनों डिफरेंसेस हम लोग चार चार पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। यहाँ पे हम अच्छे से लिख लेते हैं डिफरेंस। सबसे पहले बेसिस की बात करते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे काम होंगे उसके हिसाब से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ पर जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट थिंग आप दिमाग में बिठा लो। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह का वर्क हो रहा है तो खर्चा कम आता है, इट इज इकोनॉमिकल, इट इज इकोनॉमिकल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज नॉट वेरी इकोनॉमिकल, उतना इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि हमने काम बढ़ा दिया है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो खर्चा भी क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा, रिसोर्सेज भी ज्यादा लगेगी। देन सूटेबिलिटी की बात करते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर तो ऑल टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो फंक्शनल स्ट्रक्चर बना सकते हो। लेकिन जब आप बात करते हो डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां पर यह स्ट्रक्चर सूटेबल है। मल्टीपल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर एक से अधिक क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। देन स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहां पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होने का मतलब एक पर्टिकुलर काम में आप क्या होते हो, एक्सपर्ट हो जाते हो। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आती है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं अलग अलग, उसमें आप क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस बिटवीन हो गए किसके, फंक्शनल और डिविजनल के। अगला डिफरेंस जो हमको पढ़ना होता है वो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। तो मीनिंग तो आपको मैंने ऊपर पढ़ा दी है, आपको एकदम समझ आ गई होगी और दिक्कत नहीं गई होगी। हम स्कोप की बात करते हैं, डेलीगेशन का नैरो स्कोप है, क्योंकि ये छोटे लेवल पे हो रहा है, नैरो स्कोप, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, वाइड इन स्कोप। इजी पॉइंट पढ़ो, वही ध्यान रखो, ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा आपको। नेचर की बात करें तो ये कंपलसरी नेचर है, डेलीगेशन तो सबको करना ही करना है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन बाय नेचर क्या, ऑप्शनल, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो करो वरना मत करो। पर्पस क्यों करते हैं डेलीगेशन, तो रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर, मैनेजर का बर्डन रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं कि हम डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करते हैं, तो टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के रोल को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट भी खुश होगा ना, उसको अथॉरिटी मिलेगी। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन किसका, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। अब इसके बाद आता है अगला सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। तो मीनिंग तो आपको मैंने ऊपर दिखाई, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। और जब आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, डिवीजन को डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे तो ज्यादा बेटर होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है। आप चार चार पॉइंट याद रखना, उससे ज्यादा मत करना, ठीक है। कहाँ सूटेबल है सेंट्रलाइजेशन, तो मैंने पहले भी आपको बोला स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल है। और डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ सूटेबल है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल है। फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन में लेस फ्रीडम है, सबऑर्डिनेट को अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, और यहाँ पर ज्यादा फ्रीडम है, मोर फ्रीडम है, ज्यादा आजादी है। तो यहाँ पर जाके जैसे यहाँ पे डिफरेंस पढ़ते हैं, आपका जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग एंड हो जाता है। मैंने जो लेक्चर आपको कराया है आप थरोली देख लो, आपकी बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी।